जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां एक ही सरहद के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली चोटियां भी हैं और तपते हुए रेगिस्तान भी, जहां धरती की सबसे पुरानी चट्टानें भी मौजूद हैं और सबसे नई बनी जमीन भी। जी हां, बात हो रही है अपने भारत की, जिसकी भौगोलिक विविधता किसी अजूबे से कम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब एक साथ मुमकिन कैसे हुआ? एक ही देश में इतनी जबरदस्त वैरायटी कैसे? इसका जवाब हमें करोड़ों साल पीछे ले जाएगा, भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास के एक बड़े ही रोमांचक सफर पर। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब ना काफी हद तक इसी नक्शे में छिपा हुआ है। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं मिल रही हैं। एक तरफ है ये प्रायद्वीपीय पठार, जो धरती के सबसे पुराने जमीनी हिस्सों में से एक है। समझिए ये धरती का एक बुजुर्ग हिस्सा है। और दूसरी तरफ एकदम जवान और ऊर्जा से भरपूर हिमालय, जो भूवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो अभी बच्चा ही है। यही पुराने और नए का अनोखा मेल भारत को इतना खास बनाता है। अब इतनी बड़ी और अलग अलग तरह की बनावट को बेहतर ढंग से समझने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने भारत को कुछ मुख्य भौगोलिक हिस्सों में बांटा है। ये हमें भारत की पूरी संरचना को एक एक करके समझने में मदद करेगा। तो चलिए एक शानदार सफर पर निकलते हैं। हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे उत्तर में हिमालय की महान दीवार से, फिर नीचे उतरेंगे हरे भरे मैदानों में, खोज करेंगे प्राचीन पठारों के रहस्यों की, और आखिर में पहुंचेंगे तपते रेगिस्तान, सुंदर तटों और अनोखे द्वीपों तक। हमारी यात्रा शुरू होती है भारत की उत्तरी सीमा से, जहां महान हिमालय एक पहरेदार की तरह खड़ा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो देश के लिए एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है। ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है। ये तो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक करीब 2400 किलोमीटर तक एक विशाल धनुष की तरह फैली हुई है। और कमाल की बात यह है कि ये दुनिया के सबसे जवान पहाड़ों में से है। सोचिए, करोड़ों साल पहले जब भारतीय जमीन की प्लेट यूरेशियन प्लेट से जोरदार तरीके से टकराई, तब उस जबरदस्त टक्कर से इस महान पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। अच्छा, इस विशाल पर्वतमाला को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे 3 समानांतर पट्टियों में देखना। सबसे ऊपर है महान हिमाद्री, जिसे बर्फ का घर भी कहते हैं। यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां आसमान को छूती हैं। बीच में आता है हिमाचल, जहां शिमला और मनाली जैसे हमारे पसंदीदा हिल स्टेशन बसे हैं। और सबसे नीचे है शिवालिक, जो हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नई रेंज है। हिमालय कितना विशाल है, इसका असली अंदाजा तो इन आंकड़ों से लगता है। माउंट एवरेस्ट तो है ही, लेकिन भारत में भी कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी जैसी चोटियां हैं, जो 8 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं। ये इतनी ऊंचाई है कि यहाँ से हवाई जहाज भी नीचे उड़ते नजर आते हैं। चलिए अब इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, उस जगह पर जहां हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाई उपजाऊ मिट्टी को बिछाकर एक विशाल हरा भरा मैदान बनाती हैं। ये है भारत का उत्तरी मैदान, देश का अन्न भंडार और खेती किसानी का दिल। और ये मैदान कोई छोटा मोटा नहीं है, इसका क्षेत्रफल है पूरे 7 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका निर्माण 3 महान नदी सिस्टम्स सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों से हुआ है। इसी वजह से ये दुनिया की सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाली जगहों में से एक है। इस इलाके की एक बड़ी खासियत है दोआब। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दो यानी 2 और आब यानी पानी, मतलब 2 नदियों के बीच की बेहद उपजाऊ जमीन, जो खेती के लिए बहुत ही कीमती होती है। लेकिन इस मैदान की सारी मिट्टी एक जैसी नहीं है। इसे 2 तरह से समझिए। एक है भांगर, मतलब पुरानी मिट्टी जो नदी के बाढ़ वाले इलाके से थोड़ा ऊपर है। और दूसरी है खादर, यानी नई, ताज़ा और एकदम उपजाऊ मिट्टी, जिसे नदियां हर साल बाढ़ के साथ लाकर बिछा देती हैं। यही खादर मिट्टी तो असल में खेती के लिए सोना है। अब चलते हैं भारत के सबसे पुराने हिस्से की तरफ, प्रायद्वीपीय पठार। ये एक विशाल मेज जैसी जमीन है जो करोड़ों साल पहले प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से बनी थी। ये बहुत ही कठोर पुरानी चट्टानों से बना है, जो समय के साथ बहुत मजबूत हो गई हैं। इस पठार की खासियत है चौड़ी और उथली घाटियां और गोल मटोल पहाड़ियां, जैसा कि इस तस्वीर में दिख भी रहा है।
इसे मोटे तौर पर दो मुख्य भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। अच्छा, इस पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर दो बहुत जरूरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क है। पश्चिमी घाट एक लगातार चलने वाली ऊंची दीवार की तरह है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटे फूटे और कम ऊंचे हैं, क्योंकि कई बड़ी नदियों ने अपना रास्ता बनाने के लिए उन्हें काट दिया है। दक्कन की पठार की एक और अनोखी पहचान है दक्कन ट्रैप। ये असल में ज्वालामुखी विस्फोट से बनी चट्टानों का इलाका है और समय के साथ इन्हीं चट्टानों के टूटने से बनी है काली मिट्टी, जो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। चलिए अब भारत के बाकी हिस्सों यानी मरुस्थल, तटीय मैदानों और द्वीपों पर एक तेज नजर डालते हैं, जो देश की भौगोलिक विविधता को और भी दिलचस्प बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय थार मरुस्थल की। ये एक सूखा इलाका है जहां साल में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। यहाँ की एक प्रमुख पहचान है बरखान, जो हवा से बने आधे चांद जैसे रेत के टीले होते हैं। इसके बाद आते हैं भारत के तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर ये पतली पतली तटीय पट्टियां हैं। पश्चिमी तट, जिसे कोंकण और मालाबार जैसे हिस्सों में बांटा गया है, और पूर्वी तट, जिसे उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और आखिर में भारत के दो अनोखे द्वीप समूह। अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो छोटे छोटे समुद्री जीवों यानी मूंगों से बने हैं, और वहीं बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार, जो असल में समुद्र के नीचे डूबे हुए एक विशाल पहाड़ की चोटियां हैं जो पानी से बाहर झांक रही हैं। है ना कमाल की बात? तो इस पूरे सफर के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, भारत सिर्फ अलग अलग भू आकृतियों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये सारे इलाके एक दूसरे के पूरक हैं, जो मिलकर देश को कुदरती संसाधनों से मालामाल करते हैं। बिल्कुल, ये सब एक टीम की तरह काम करते हैं। पहाड़ हमें पानी और जंगल देते हैं, मैदान पूरे देश का पेट भरते हैं, पठार खनिजों का खजाना है जो उद्योगों को चलाते हैं, और तटीय इलाके व्यापार और मछली पकड़ने के लिए दुनिया से जुड़ने का रास्ता देते हैं। और यही बात इस विचार में कितने खूबसूरती से कही गई है कि भारत की ये भौगोलिक विविधता सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि ये देश के विकास के लिए भविष्य की अनंत संभावनाओं का एक खजाना है। तो हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। इतनी जबरदस्त और विविध भौतिक संपत्ति के साथ ये प्राचीन भू आकृतियां आने वाले समय में भारत के भविष्य को आखिर कैसे